आज हम मध्य प्रदेश की नदियों की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इस विषय पर काफी रोशनी डालते हैं। और इन स्रोतों को देखकर एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का दिल ही नहीं बल्कि एक तरह से भारत का वाटर टावर भी है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इन स्रोतों के जरिए ये समझना है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका यानी हाउस ऑफ रिवर्स क्यों कहा जाता है। हम यहाँ की प्रमुख नदियों के भूगोल, उनके सांस्कृतिक किस्सों और आज की इंजीनियरिंग की कहानियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी टैगलाइन को ही समझते हैं, नदियों का मायका। आखिर इसकी वजह क्या है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि यहाँ बहुत सारी नदियां हैं या इसके पीछे कोई गहरा भौगोलिक कारण है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक कारण है और वो है यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं। अच्छा, पहाड़। हाँ, सोचिए, प्रदेश के बीचों बीच उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा की दो विशाल दीवारें खड़ी हैं। ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत के महान जल विभाजक है। द ग्रेट वाटर डिवाइडर। जी, यहीं से तय होता है कि पानी की कौन सी बूंद अरब सागर जाएगी और कौन सी बंगाल की खाड़ी। और इन स्रोतों में मैकाल पर्वत श्रेणी का एक खास जिक्र है, खासकर अमरकंटक का। इसे तो एक तरह का भौगोलिक जंक्शन बताया गया है। इसे भौगोलिक चमत्कार कहना ज्यादा सही होगा। सोचिए, एक ही पठार अमरकंटक से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं और 3 बिल्कुल अलग दिशाओं में चल पड़ती हैं। 3 अलग दिशाओं में? हाँ। पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा, जो अरब सागर की तरफ जाती है। उत्तर की तरफ बह निकलती है सोन, जो गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी तक का सफर तय करती है। और तीसरी? और एक तीसरी नदी जोहिला भी वहीं से निकलती है। एक ही जगह से देश के 3 अलग-अलग कोनों का पानी तय होना, यही चीज मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बनाती है। तो चलिए इस मायके की सबसे प्रमुख और शायद सबसे विद्रोही बेटी नर्मदा से ही शुरू करते हैं। जरूर। हमारे स्रोत इसके उद्गम और सफर के बारे में क्या बताते हैं? नर्मदा का उद्गम होता है अनूपपुर जिले में अमरकंटक के नर्मदा कुंड से। इसकी कुल लंबाई करीब 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 किलोमीटर का लंबा सफर ये मध्य प्रदेश में ही तय करती है। और इसके कई नाम भी हैं। जी, इसे मैकाल पर्वत की बेटी होने के कारण मैकाल सुता कहते हैं, शिव की पुत्री होने के कारण शिव पुत्री, और यूनानी विद्वान टॉलमी ने तो इसे नमोदास कहा था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात इसका प्रवाह है। गंगा, यमुना, गोदावरी सब पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर, जैसे ये धारा के विरुद्ध चल रही हो। बिल्कुल। और इसका कारण है इसका भ्रंश घाटी प्रवाह, जिसे रिफ्ट वैली फ्लो कहते हैं। रिफ्ट वैली फ्लो मतलब? इसे ऐसे समझिए जैसे लाखों साल पहले धरती की 2 विशाल प्लेट्स विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच एक दरार पड़ गई, एक गहरा फॉल्ट लाइन बन गया। अच्छा। तो नर्मदा ने अपना रास्ता बनाया नहीं, उसे एक बना बनाया जियोलॉजिकल एक्सप्रेसवे मिल गया और वो उसी पर पश्चिम की ओर तेजी से बह निकली। मतलब ये नदी घाटी बनाती नहीं बल्कि बनी हुई घाटी में बहती है। बिल्कुल सही। और शायद इसी तेज रफ्तार की वजह से ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरी बनाती है। हाँ, इन दोनों के बीच का फर्क हमारे स्रोतों में काफी अच्छे से समझाया गया है। जी, इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, ज्यादातर नदियां जैसे गंगा समंदर तक पहुंचते पहुंचते बूढ़ी और थकी हुई हो जाती हैं। हाँ, उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। सही। और वो अपने साथ लाया सारा सामान यानी गाद और मिट्टी किनारे पर जमा कर देती हैं। इसी जमाव से डेल्टा बनता है। और नर्मदा? लेकिन नर्मदा अपनी पथरीली और ढलान वाली घाटी की वजह से एक स्प्रिंटा की तरह है। वो फिनिश लाइन पर भी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। वो समंदर में सीधे जा मिलती है और एक गहरा मुहाना बनाती है। इसी को एस्चुरी या ज्वारनद मुख कहते हैं। ये तो हुई भूगोल की बात, लेकिन नर्मदा का एक साहित्यिक और आध्यात्मिक पहलू भी है। महाकवि कालिदास ने इसे रेवा कहा है। जी, कालिदास के मेघदूतम में इसका बहुत सुंदर जिक्र है। जब यक्ष अपने बादल दूत को रास्ता बताता है तो वो कहता है कि विंध्याचल के पास तुम्हें रेवा नदी मिलेगी, जो चट्टानों पर बिखरी हुई ऐसी लगेगी जैसे हाथी पर बनी हुई चित्रकारी। ये दिखाता है कि इस नदी की छवि कितनी प्राचीन और काव्यात्मक है। और आज भी अमरकंटक में लोग इसे रेवा ही बुलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। नर्मदा के किनारे कई अद्भुत जगहें भी हैं।
स्रोतों में भेड़ाघाट का जिक्र बहुत प्रमुखता से है। भेड़ाघाट जबलपुर के पास एक देखने लायक जगह है। यहाँ नर्मदा संगमरमर की सफेद और ऊंची चट्टानों के बीच से बहती है। मार्बल रॉक्स। जी, दिन में ये शांत और सुंदर दिखती है और चांदनी रात में तो इसकी खूबसूरती अविश्वसनीय हो जाती है। यहीं पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार? हाँ, जहाँ पानी इतनी तेजी से गिरता है कि धुएं का गुबार बन जाता है। और वहाँ बंदर कूदनी नाम की एक जगह का भी जिक्र है जो सुनने में बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, ये एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प डिटेल है। कहते हैं कि एक जमाने में यहाँ नदी की घाटी इतनी संकरी थी कि बंदर आराम से एक किनारे से दूसरे किनारे पर छलांग लगा लेते थे। अच्छा। ये नाम हमें उस दौर की याद दिलाता है जब ये इलाका कितना घना और प्राकृतिक रहा होगा। और धार्मिक महत्व की बात करें तो ओंकारेश्वर का तो कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर एक द्वीप है जिसे मानधाता कहते हैं और जिसका आकार ओम जैसा है। ओम के आकार का द्वीप? जी। यहाँ नर्मदा 2 धाराओं में बंटकर इस द्वीप को घेरती है और सबसे खास बात, ये भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ एक साथ 2 ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ये तो वाकई आस्था और भूगोल का अद्भुत संगम है। सही कहा। नर्मदा के बाद अगर हम पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी नदी को देखें तो वो है ताप्ती। उसे तो नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। सही कहा। ताप्ती भी बैतूल जिले से निकलकर नर्मदा के समानांतर ही एक भ्रंश घाटी में बहती है और गुजरात में समंदर से मिलती है। इसका एक उपनाम सूर्यपुत्री भी है। तो ये दोनों नदियां सच में जुड़वा बहनों की तरह हैं। बिल्कुल। तो ये थीं पश्चिम की ओर जाने वाली विद्रोही बेटियां। अब उस नदी की बात करते हैं जो उत्तर की ओर गंगा परिवार में शामिल होने जाती है, चंबल। चंबल। ये नदी तो अपने बीहड़ों के लिए बदनाम भी रही है और मशहूर भी। चंबल इंदौर के पास जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी मानते हैं। इसका प्राचीन नाम चर्मवती था। चर्मवती? जी। ये मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है, लेकिन इसकी असली पहचान इसके बीहड़ है। बहाव और नरम मिट्टी मिलकर जमीन को बहुत गहराई तक काट देते हैं। इससे हजारों छोटी बड़ी घाटियों और खड्डे बन जाते हैं, एक लैब्रिंथ की तरह। अच्छा। इस तरह की जमीन को बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, क्योंकि ये खेती के किसी काम की नहीं रहती। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे इस भौगोलिक घटना ने एक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को जन्म दिया। ये बीहड़ डाकुओं या जैसा कि स्रोत बताते हैं बागियों के लिए छिपने की सबसे बेहतरीन जगह बन गए। बिल्कुल सही। मतलब जमीन के भूगोल ने इस इलाके की किस्मत लिख दी। भूगोल ने इतिहास को आकार दिया। हाँ। इसी नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझा चंबल घाटी परियोजना भी है, जिसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जैसे बड़े बांध बने हैं। हमने भूगोल और इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मध्य प्रदेश की कुछ नदियां ऐसी हैं जिनकी पहचान संस्कृति और आस्था से ज्यादा जुड़ी है, जैसे कि शिप्रा। हाँ, शिप्रा नदी मालवा की गंगा कहलाती है। ये इंदौर के पास काकरीबर्डी पहाड़ी से निकलती है। छोटी नदी है लेकिन इसका सांस्कृतिक कद बहुत बड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि इसके किनारे बसी है महाकाल की नगरी उज्जैन। हर 12 साल में यहाँ सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और एक है बेतवा नदी, जिसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन इसके साथ एक दुखद तमगा भी जुड़ा है। सही। बेतवा रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। ये बुंदेलखंड के पठार को सींचती है, इसीलिए जीवन रेखा कहलाती है। ओरछा जैसा ऐतिहासिक शहर भी इसी किनारे है। जी, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी तुलना जर्मनी की राइन नदी से की जाती है और इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, लेकिन ये उपाधि सम्मान में नहीं बल्कि प्रदूषण के स्तर को बताने के लिए है। ये तो दुखद है। और एक नदी है माही, जिसके नाम एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी, माही नदी धार जिले से निकलती है और ये दुनिया की अकेली नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार? कैसे? ये मध्य प्रदेश से राजस्थान जाती है, फिर एक मोड़ लेके वापस गुजरात में आती है और इस सफर में 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। वाह, ये तो एक शानदार भौगोलिक तथ्य है ना? अब वापस वहीं चलते हैं जहां से शुरू किया था, अमरकंटक। नर्मदा तो पश्चिम चली गई, लेकिन जो नदी उत्तर की ओर गंगा से मिलने गई वो है सोन नदी। सोन नदी? यह अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। रामायण में इसे सोनभद्र कहा गया है। तो ये दिखाती है कि कैसे अमरकंटक से निकली एक बेटी पश्चिम की सेवा करती है और दूसरी पूरब की। जी, और इस पर बनी बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इन प्राकृतिक प्रवाहों के बाद अब बात करते हैं इंसानी दखल की। स्रोतों में बांधों और नदी जोड़ों परियोजनाओं का भी जिक्र है। इंदिरा सागर बांध के बारे में बताया गया है कि यह भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। हाँ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी सहेजने की क्षमता के मामले में ये भारत का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर है। ये खंडवा के पुनासा में है। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। जी, इसके निर्माण में हरसूद नाम का एक पूरा शहर डूब गया था। इसी के जलाशय में अब हनुवंतिया टापू को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह विकसित किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश का गोवा भी कहते हैं। और सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। ये समीकरण काफी जटिल लगता है। ये एक बहुराज्य परियोजना है। बांध गुजरात में है, पर इससे बनने वाली बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा 57% मध्य प्रदेश को मिलता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इसी बांध के पास है। जी, साधु बेट द्वीप पर। ये बांध विकास के बड़े प्रतीक हैं। और विकास की इसी कड़ी में अगला कदम है नदी जोड़ो परियोजना। ये तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल। इसमें मध्य प्रदेश की पहली सफल परियोजना रही नर्मदा शिप्रा लिंक। अच्छा, ये पूरी हो चुकी है? हाँ, इसे 2014 में सिंहस्थ कुंभ के लिए शिप्रा में पानी पहुंचाने के लिए पूरा किया गया था। लेकिन जो परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है, वो है केन बेतवा लिंक। हाँ, और ये विवादों में भी है। ये भारत की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, पर इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी नहर का एक बड़ा हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरेगा। मतलब टाइगर रिजर्व के बीच से? जी, जिससे वहां के वन्य जीवन और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ने का खतरा है। ये विकास और पर्यावरण के बीच की सीधी टक्कर है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज के विश्लेषण में हमने देखा कि मध्य प्रदेश की हर नदी की अपनी एक पहचान है, अपनी एक कहानी है। कोई भूगोल का चमत्कार है, कोई आस्था का केंद्र, कोई इतिहास की गवाह, तो कोई आधुनिक इंजीनियरिंग का नमूना। ये सच में नदियों का मायका है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने इन नदियों को माँ, पुत्री, जीवन रेखा जैसे भावनात्मक नाम दिए हैं। हम इनकी पूजा करते हैं। सही बात है। दूसरी तरफ हम इन पर विशाल बांध बना रहे हैं, इनके प्राकृतिक प्रवाह को मोड़ रहे हैं और इन्हें एक रिसोर्स या वस्तु की तरह देख रहे हैं। हाँ, दो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। तो श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं कि हम इन दो दृष्टिकोणों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। हम इन नदियों की आर्थिक क्षमता का उपयोग करते हुए उनकी उस सांस्कृतिक, पवित्र और सबसे जरूरी पारिस्थितिक पहचान को कैसे बचाकर रख सकते हैं, जिसे हमने आज इन स्रोतों के जरिए जाना है।